नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। श्रद्धा मर्डर केस के करीब महीने भर बाद पहली बार श्रद्धा के पिता मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जिस बेदर्दी से उनकी बेटी को मारा गया, ठीक वैसी ही सजा आफताब को मिले। श्रद्धा के पिता ने इस बात का भी खुलासा किया कि क्यों बाप और बेटी के बीच दूरियां थी और क्यों श्रद्धा घर वापस लौटना नहीं चाहती थी। उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि अगर महाराष्ट्र पुलिस उनकी शिकायत पर वक्त रहते जांच कर लेती तो शायद श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ढूंढने में इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुड़ी पुलिस थाने, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वक़्त अगर ज़्यादा एक्शन लिया होता तो आज जरूर वो जिंदा होती। कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। जी, उससे एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ ढाई 3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। ये विकास वॉलकर है, श्रद्धा के पिता। श्रद्धा की मौत का सच सामने आने के करीब 1 महीने बाद विकास वॉलकर मुंबई में मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने आफताब और श्रद्धा से लेकर श्रद्धा की गुमशुदगी और फिर कत्ल की तमाम बातें बताई। 1 महीने बाद मीडिया के सामने आने की वजह भी बताई। मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। विकास वॉलकर ने जो कुछ कहा वो पूरी कहानी कुछ यूं है। करीब 3 साल पहले यानी 2019 में श्रद्धा पहली बार अपने घर से दूर रह रही थी। इसी दौरान आफताब से उसकी मुलाकात हुई और दोनों साथ रहने लगे। दोनों के साथ रहने की बात जब श्रद्धा के घर वालों को पता चला तो इसे लेकर वो श्रद्धा से नाराज हुए। इसी के बाद से श्रद्धा और खासकर उसके पिता विकास वॉलकर में बातचीत बेहद कम हो गई। विकास वॉलकर की अपनी बेटी श्रद्धा से आखिरी बार बातचीत 2021 के मध्य में हुई थी। आपकी आखिरी बार श्रद्धा से कब बात हुई और वो क्या थी? 2021 में हुई थी। यानी बाप और बेटी के बीच करीब साल भर पहले ही बातचीत हो पाई थी। ये बातचीत भी बहुत छोटी थी। विकास वॉलकर ने श्रद्धा से कुछ सवाल पूछे और श्रद्धा ने छोटे छोटे उसके जवाब दिए। ज्यादा कुछ नहीं पूछा था मैंने, बस तुम कैसी हो, क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो। तो उसने वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मिड में हुई थी। क्या जवाब क्या दिया था आपके सवालों के जवाब? बस वो बोली कि मैं ठीक हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ, और आप कैसे हो, उसका भाई कैसा है, यही सिर्फ पूछा उसने। श्रद्धा ने तब अपने पिता से ये कहा था कि वो बेंगलुरु में रहती है। यहाँ श्रद्धा ने अपने पिता से झूठ बोला क्योंकि 2020 से ही वो लगातार मुंबई में रह रही थी, वो भी आफताब के साथ लिव इन में। श्रद्धा आफताब के साथ खुश थी नहीं थी, या आफताब उसे मारता पीटता था, इस बारे में विकास वॉलकर को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि जब श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, उस शिकायत के बारे में भी विकास वॉलकर को
कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी पहले, जो श्रद्धा ने 2019 में कंप्लेंट की थी। चूंकि श्रद्धा और विकास वॉलकर में बातचीत न के बराबर होती थी, इसीलिए श्रद्धा कहाँ है किस हाल में, इसकी खबर भी विकास वॉलकर को नहीं रहती थी। वो तो श्रद्धा के दोस्तों ने जब सितंबर 2022 में श्रद्धा के भाई को बताया कि श्रद्धा पिछले 3 महीने से न फोन उठा रही, न मैसेज का रिप्लाई कर रही और न ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तब जाकर विकास वॉलकर को ये सच्चाई पता चली। इसी के बाद 26 सितंबर 2022 को विकास वॉलकर ने पहली बार आफताब से बात की, अपनी बेटी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। जी, उससे एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने ये पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ 2.5-3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। आफताब के बाद विकास वॉलकर अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए आफताब के घर भी गए, आफताब की मां से मिले। जी, मैं एक बार गया था, जब कंप्लेंट देने से पहले मैं गया था उनके घर पे, तब उनकी माताजी से बात हुई थी, लेकिन मुझे कुछ जवाब ठीक से नहीं मिला। जब श्रद्धा की कोई खबर नहीं मिली, तब पहली बार 3 अक्टूबर को विकास वॉलकर ने वसई पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई। मी सर्वप्रथम 23 सप्टेंबरला गेलो होतो 2022। त्यानंतर कंप्लेंट माझी 3 ऑक्टोबरला घेण्यात आली। श्रद्धा के अपने परिवार से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और ये बात आफताब को पता थी। शुरुआत में आफताब ने जातिया की और इसकी भनक श्रद्धा के परिवार को नहीं लगी। धीरे धीरे ये जातिया बढ़ती चली गई और आखिरकार आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े कर कर जंगल में फेंक दिए। यह मामला 6 महीने तक इसलिए नहीं खुला क्योंकि श्रद्धा का अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं था। आखिरकार उसके परिवार को जानकारी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में एक शिकायत नाला सुपारा पुलिस में भी थी। वसई पुलिस ने आफताब से पूछताछ भी की, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। ये बात अक्टूबर 2022 की, यानी श्रद्धा का कत्ल हुए तब लगभग 3 महीने हो चुके थे। यानी वसई पुलिस कायदे से तब एक आरोपी कातिल से पूछताछ कर रही थी, लेकिन फिर भी वसई पुलिस न सच्चाई पकड़ पाई न समझ पाई। अगर उसी वक्त आफताब से ढंग से पूछताछ की जाती, श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन खंगाली जाती, तो सच तभी सामने आ जाता और तब शायद सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस को सबूत और सुराग ढूंढने में इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती जितनी दिल्ली पुलिस को अब करनी पड़ रही है। वसई पुलिस व नाला सुपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज्यादा मदद मिलती थी। श्रद्धा के पिता ये भी चाहते हैं कि श्रद्धा के कत्ल के लिए सिर्फ आफताब ही नहीं, उसके माँ बाप और भाई की भी जांच होनी चाहिए। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की
जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक बाप बेटी के दरमियान आखिर इतना फासला क्यों था? श्रद्धा वापस अपने घर क्यों नहीं लौटना चाहती थी? क्या घर वालों ने उसकी घर वापसी के लिए कभी कोई कोशिश की? विकास वॉलकर ने इसका भी जवाब दिया। मुझे ढूंढना है कि वो क्यों इतना प्रेशर आया कि वो कह नहीं पाई, वही ढूंढना है। जी, मैंने कोशिश तो की लेकिन मुझे ज्यादा जवाब नहीं देती थी। श्रद्धा के पिता का ये मानना है कि आफताब ने श्रद्धा का ब्रेन वॉश कर रखा था। आफताब श्रद्धा पर दबाव भी डालता था और उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। उससे ज्यादा मेरी बेटी को उसने प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ रहना ही नहीं अभी, तो उस वजह से वो ज्यादा मुझसे बात न करके ही वो छोड़ के चली गई। मुझे जानकारी नहीं थी कि उसको मारपीट कर रहा था, ये मुझे बाद में पता चल गया। ऐसा उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है। श्रद्धा के पिता का मानना है कि श्रद्धा की मौत के पीछे वो डेटिंग ऐप भी जिम्मेदार है, जिस ऐप के जरिए श्रद्धा और आफताब की मुलाकात हुई। उनका कहना है कि ऐसे मोबाइल ऐप पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। जो डेटिंग ऐप के वजह से ही मेरी बेटी का उसके साथ फ्रेंडशिप हुआ था, तो उसके ऊपर सोच विचार होनी चाहिए। कुछ मोबाइल ऐप के वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। हालांकि श्रद्धा के पिता फिलहाल जारी श्रद्धा मर्डर केस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट है, मगर साथ ही उनका ये भी कहना है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक की जांच के नतीजे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पूरा सहयोग भी दिया, लेकिन उनकी बेटी के कत्ल से जुड़े सुराग या सबूत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें इसकी वजह भी बताई, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये चार्जशीट बनने तक हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको जब चार्जशीट मिलेगी तब आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर चाहते हैं कि जिस बेदर्दी से उनकी बेटी का कत्ल हुआ, आफताब को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। फांसी तो होनी ही चाहिए। आफताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। श्रद्धा के पिता इंसाफ की आस में अलग अलग नेताओं से भी मिल रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल से लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी उन्होंने मुलाकात की। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ चिराग गोठी, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पुलिस हिरासत में हुई आफताब से पूछताछ और फिर नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सबूत और सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। अब ऐसे में पुलिस की सारी निगाहें फॉरेंसिक रिपोर्ट, खासकर डीएनए रिपोर्ट पर टिकी है। डीएनए रिपोर्ट ही ये बता पाएगी कि वाकई श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। हालांकि दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट आज या कल में कभी भी आ सकती है। इधर दूसरी तरफ दिल्ली में आफताब की न्यायिक हिरासत 14 और दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। आफताब फिलहाल तिहाड़ में है और जांच जारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस को सबूत और सुराग ढूंढने में आफताब के नार्को टेस्ट से कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस को फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस में एक भी गवाह नहीं मिला है, यानी ये पूरा केस सबूतों और सुरागों पर ही टिका होगा, खासकर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की शक्ल में जिन हड्डियों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, उसकी डीएनए रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आज या कल तक ये रिपोर्ट आ सकती है। दिल्ली पुलिस की भी अब सारी उम्मीदें डीएनए रिपोर्ट से ही है।
अगर बरामद हड्डियां श्रद्धा की ही निकली तो फिर दिल्ली पुलिस के लिए केस आसान हो जाएगा। कम से कम इतना तो तय हो जाएगा कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। मगर कहीं डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आ गई तो केस पलट जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अलग अलग जिन जगहों से उन्होंने हड्डियां बरामद की हैं, वो ठीक वही जगह थी जिन जगहों की निशानदेही आफताब ने की थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस को पुख्ता यकीन है कि डीएनए रिपोर्ट इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचा देगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ चिराग गोठी, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी। www.crimetak.in पर।